जो बिंदु पे हम चर्चा करने वाले, जो चीज हम सीखने वाले, वो है सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया आज हम यहाँ पे इस कक्षा में, आज की हिंदी की कक्षा में आज हम सीखेंगे। पहले हमें क्रिया क्या होता है यह पता होना आवश्यक है, और उसका वो कितना महत्वपूर्ण है हिंदी विषय या किसी भी विषय में, लैंग्वेज विषय, जो भाषा विषय होते हैं उनके लिए ये हमें जानना आवश्यक है। तो सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया की शुरुआत करने से पहले हम क्या सीखेंगे? पहले क्रिया के बारे में थोड़ा जान लेंगे, उसके बाद हम जो आज के हमारे मुख्य बिंदु हैं सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, उन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा है, कल मैं पुणे। वाक्य क्या है मेरा? कल मैं पुणे। ये वाक्य पढ़ने के बाद आपको इसकी पूर्णता का बोध नहीं होगा, मतलब ये आपको नहीं लगेगा कि ये वाक्य पूर्ण है। अगर मैं आपसे कोई आपका मित्र या आप किसी मित्र से कहते हो कल मैं पुणे, और रुक जाते हो, इसका अर्थ क्या है? कल मैं पुणे से आया था या कल मैं पुणे जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है। तो कल मैं पुणे, इस वाक्य से आपको कोई भी मतलब प्राप्त नहीं होता, कोई भी अर्थ की प्राप्ति यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे ये वाक्य पूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक शब्द की कोई कमी है। कौन सा शब्द? कल मैं पुणे जाऊंगा। पहला वाक्य था कल मैं पुणे, और वहां पे हमने जोड़ दिया जाऊंगा। देखिए, सिर्फ जाऊंगा शब्द जोड़ने से वाक्य को पूर्ण अर्थ प्राप्त हुआ। क्रिया शब्द का अर्थ है करना, ठीक है। अब ये जाऊंगा क्या था? ये थी एक क्रिया। तो किसी भी वाक्य में क्रिया का होना अनिवार्य है। बिना क्रिया के किसी भी वाक्य को कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं हो सकता, उसको पूर्ण अर्थ प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा क्रिया कितना महत्वपूर्ण है। हम क्रिया की परिभाषा भी देख लेते हैं साथ ही साथ। इसकी परिभाषा है, जिस पद से कुछ करने का बोध होता है, जिस पद से कुछ करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब क्रिया मतलब क्या है? जिसे आप इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, एक्शन जो होता है, ठीक है, जिससे कुछ करने का बोध हो रहा है, जाऊंगा, जाने का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? जाऊंगा, ये क्रिया कहलाएगी इस वाक्य की। अथवा सरल भाषा में यह कह सकते हैं, वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। सरल शब्दों में आपको अगर परीक्षा में इसका क्रिया पहचाननी है, तो सबसे इजीएस्ट वे क्या रहेगा यहाँ पे, कि जो वाक्य का अर्थ पूर्ण करा रहा है, जो शब्द कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। जैसे कल मैं पुणे जाऊंगा, इस वाक्य में कल मैं पुणे, ये वाक्य नहीं बन रहा था, इसका अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा था, तो हमने जोड़ा शब्द जाऊंगा, और जाऊंगा ने इस वाक्य को पूर्ण अर्थ प्राप्ति कराई। इसीलिए जाऊंगा ये शब्द क्या बन गया? क्रिया। तो वाक्य को अर्थ पूर्ण करने वाला शब्द क्रिया कहलाता है, या जिस पद से कुछ करने का बोध होता है। बड़ा ही सरल है क्रिया। संयुक्त क्रिया, प्रत्येक वाक्य में विशिष्ट अर्थ का बोध करने के लिए दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होगा कि आप एक क्रिया जोड़ देंगे, परंतु फिर भी वाक्य को पूर्ण अर्थ प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा? और क्रिया की सहायता लेनी पड़ेगी। कभी दो क्रिया हो सकती है, दो से अधिक क्रियाएं भी वाक्य में हो सकती हैं। कम से कम एक होती है, अधिक से अधिक दो तीन क्रियाएं भी हो सकती हैं। जब इस प्रकार की एक ही वाक्य में भिन्नार्थक क्रियाएं होगी, दो या दो से अधिक, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया, जो आज का हमारा मुख्य बिंदु है, सहायक क्रिया, उस पे अब हम आते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य यहाँ पे लिखे हैं, कुल 10 वाक्य हैं।
इसे हम पहले पढ़ेंगे और आप भी साथ ही साथ मन में पढ़िए और देखिए इनसे कुछ आपको अर्थ की प्राप्ति होती है और आपको ये वाक्य सही लग रहे हैं क्या। सबसे पहले हम ये जांचेंगे। पहला वाक्य है, बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस। क्या है? बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस। दुष्ट लोग थोड़ा धन पाकर भी इतराने। प्रतिदिन समय पर अपना काम किया, वह अपनी जमा पूंजी भी गवा। आप हमारे घर में कुछ न पा। करामत अली सुनकर खामोश रह, उसका अनुभव हमने कर। चाची माँ के पास चली, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़। ये जो इतने वाक्य हमने पढ़े, यहाँ पे कुछ आपको अधूरापन लग रहा होगा, कुछ अटपटे से वाक्य लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा नहीं यहाँ पे कुछ कमी है, कुछ छूट गया है। ठीक है कि इन वाक्यों को पढ़ने के बाद, जैसे बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस, ये वाक्य पूर्णता नहीं है, पूर्ण वाक्य नहीं है, यहाँ पे कुछ अधूरापन है, इसलिए यह वाक्य हमें सही नहीं लग रहा है। या दूसरा वाक्य भी देख लीजिए, दुष्ट लोग थोड़ा धन पाकर भी इतराने। ये वाक्य भी हमें पूर्ण नहीं लग रहा है, यहाँ पे पूर्णता का बोध हमें यहाँ पे इस वाक्य को पढ़ने के बाद नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे तो साथ ही साथ क्रिया का भी है, जैसे हमने शुरुआत में देखा, जब क्रिया का हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य पूर्ण हो जाता है। परंतु साथ में हमने संयुक्त क्रिया में पढ़ा, कभी कभी दो या दो से अधिक भी क्रियाएं प्रयोग में लाई जाती है एक ही वाक्य में। उसी प्रकार इन वाक्यों में क्रियाएं हैं, परंतु फिर भी ये 10 के 10 वाक्य पूर्णता का बोध नहीं कराते। यहाँ पे कुछ कमी हमें महसूस होती है, या एक वाक्य हमें अटपटे अधूरे से लगते हैं। तो इन्हें हम पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे? और एक क्रिया की सहायता लेंगे। मतलब यहाँ पे वाक्य के बाद में हम एक और क्रिया जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये वाक्य पूर्ण हो जाए। अगर दो क्रिया से वाक्य पूर्ण नहीं होता तो हमें और एक क्रिया कभी कभी जोड़नी पड़ती है, परंतु अधिकतर एक या दो क्रिया में वाक्य पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जो दूसरी क्रिया हम यहाँ पे जोड़ते हैं वो होती है सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया की सहायता के लिए होती है। तो इन वाक्यों में अब हम क्या करेंगे, इन्हीं 10 वाक्यों में फिर से एक और क्रिया जोड़ के वाक्य पूर्ण होता है या नहीं वो देखेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। अब ये जो वाक्य यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें कुछ काले मोटे अक्षरों में आपको शब्द नजर आ रहे होंगे, वो सभी शब्द क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक है, वो भी क्या है? क्रिया है, और उसके पहले भी क्रियाएं ही वहां पे हमने प्रयोग में लाई है। तो देखते हैं क्रिया जोड़ने के बाद वाक्य पूर्ण हुआ या नहीं। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। अब ये वाक्य क्या है? पूर्णता का बोध करा रहा है। मतलब ये वाक्य पढ़ने के बाद हमें महसूस होता है, हमें लगता है कि ये वाक्य अभी पूर्ण है, सही है। दुष्ट लोग थोड़ा धन पाकर भी इतराने लगते हैं। अभी ये वाक्य भी पूर्ण लग रहा है। पहले वाक्य क्या था? दुष्ट लोग थोड़ा धन पाकर भी इतराने, सिर्फ यहां तक था। अभी हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? लगते हैं, ये जोड़ दिया, तो ये वाक्य अभी हमें पूर्ण लग रहा है। प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो। पहला वाक्य कहाँ तक था? प्रतिदिन समय पर अपना काम किया। अब यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया? करो। ये क्रिया हमने यहाँ पे जोड़ दी, तो ये वाक्य हमें अभी पूर्ण लगने लगा। वह अपनी जमा पूंजी भी गवा, ये हमारा पहला वाक्य था, परंतु हमने यहाँ पे एक क्रिया और जोड़ी, कौन सी? बैठा। तो वाक्य क्या बन गया? वह अपनी जमा पूंजी भी गवा बैठा। आप हमारे घर में कुछ न पा सकेंगे। पहला वाक्य सिर्फ पा तक था, हम आप हमारे घर में कुछ न पा।
हमने एक क्रिया यहाँ पे जोड़ी सकेंगे और वाक्य पूर्ण हुआ। करामत अली सुनकर खामोश रहो, यह हमारा पहला वाक्य। और नया वाक्य हमारा जो पूर्ण वाक्य बना उसमें हमने गया जोड़ दिया और वाक्य हमारा बन गया करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसका अनुभव हमने कर, यह हमारा पहला वाक्य और वहां पे हमने जोड़ दिया एक क्रिया जोड़ी, कौन सी, लिया। तो वाक्य बन गया उसका अनुभव हमने कर लिया। चाची माँ के पास चली, इस वाक्य में ये पहला वाक्य था, इसमें हमने आई ये क्रिया जोड़ दी और वाक्य बन गया चाची माँ के पास चली आई। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट, ये पहला वाक्य, यहाँ पे हमने जोड़ दिया गए, ये क्रिया जोड़ी, ये बन गया बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़, यहाँ तक हमारा पहला वाक्य था। यहाँ पे हमने एक और क्रिया जोड़ी पड़ी और वाक्य बन गया टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। जो ये काले मोटे अक्षरों में आप शब्द देख रहे हैं, क्रियाएं देख रहे हैं, ये क्रिया हमने पहली क्रिया के सहायता के लिए लिखे हैं और इन क्रियाओं को लिखने के बाद ही इन वाक्यों का पूर्णता या पूर्ण अर्थ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये वाक्य, ये जो क्रियाएं हैं, ये शब्द जो हमने जोड़े हैं, ये कैसे सहायता के लिए हैं। जो पहली क्रिया है उसकी सहायता के लिए, तो ये क्या कहलाएंगे, सहायक क्रियाएं कहलाएंगे। अगर यही शब्द अगर हम ना लिखते तो ये वाक्य पूर्ण नहीं हो रहे थे, इससे हमें कोई भी अर्थ की प्राप्ति सही तरीके से नहीं हो रही थी, ये वाक्य अधूरे अधूरे थे। तो जैसे ही हमने ये क्रियाएं यहाँ पे जोड़ी तो ये वाक्य पूर्णता को भी प्राप्त हुए, मतलब इनको पूर्ण अर्थ भी प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं सहायक क्रिया की परिभाषा। अभी लगभग आप अधिकतर बच्चे यहाँ पे समझ गए होंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है, ठीक है। इसकी हम परिभाषा भी देख लेते हैं। काल का बोध कराने वाले क्रियापद को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है, मुख्य क्रिया के बाद में जो क्रिया आ जाएगी, मुख्य क्रिया यानी जो सबसे पहले क्रिया आएगी वो मुख्य क्रिया, जो बाद में आ जाएगी वो सहायक क्रिया, क्योंकि वो सहायता के लिए, हेल्पिंग वर्ब आप जिसे कहते हैं अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब, वो है, वो क्या करती है, मुख्य क्रिया की सहायता के लिए आती है, इसलिए वो मुख्य क्रिया के बाद में आती है। तो आपको ध्यान रखना है, मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अन्य शब्दों में कह सकते हैं सहायक का अर्थ है सहायता करना, जो सहायता करने के लिए, मतलब मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए जो क्रिया का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। यहाँ पे हम कुछ और वाक्य देख लेते हैं। नागर जी आप लिखते, अब देखिए लिखते यानी लिखना, ये भी एक क्रिया है, लेकिन नागर जी आप लिखते, ये क्रिया का प्रयोग करने के बाद भी वाक्य को पूर्ण अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हमने एक रहना ये क्रिया भी वहां पे जोड़ दी और वहां पे क्या लिखा हमने, रही है। तो नागर जी आप लिखते रही है, तो मुख्य क्रिया है लिखते और उसके साथ हमने जोड़ा एक और क्रिया रही है, तो मुख्य क्रिया की सहायता के लिए आया रही है, इसलिए रही क्या हो गया, सहायक क्रिया कहलाई। मंजरी भाभी कमरे में जाकर रोने, रोना भी क्या है, वहां पे एक क्रिया है, लेकिन वहां पे अर्थ पूर्ण प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए हमने वहां पे एक जोड़ा लगेगी यानी लगना, ये क्रिया जोड़ दी वहां पे, तो उस वाक्य को पूर्ण अर्थ प्राप्त हुआ। और लगेगी जो हमने लिखा है वो सहायक क्रिया के रूप में है, क्योंकि वो मुख्य क्रिया के बाद में आया। सोनाबाई की लड़की कथकली पर नृत्य करने लगी, करना ये क्रिया है, परंतु अगर हम वाक्य यहाँ तक ही पढ़ेंगे, सोनाबाई की लड़की कथकली पर नृत्य करने, तो वाक्य को पूर्ण अर्थ प्राप्त नहीं हुआ। तो वहां पे हमने क्या शब्द जोड़ा, क्या कौन सी क्रिया जोड़ी, लगना, यानी लगना मूल रूप है, ठीक है। तो वहां पे हमने लिखा लगी, तो वहां पे क्या बन गया, सोनाबाई की लड़की कथकली पर नृत्य करने लगी। तो ये जो हमने लगी क्रिया जोड़ी थी वो करना जो क्रिया है, करने के लिए हमने सहायता के लिए जोड़ी थी, इसलिए लगी जो है वो सहायक क्रिया कहलाई। और करने यानी करना यह मुख्य क्रिया यहाँ पे कही जाएगी।
तो रहिए, लगेगी, लगी, ये 3 जो काले मोटे अक्षर में आप शब्द देख रहे हैं, ये तीनों भी हमने सहायता के लिए लिखे हैं, मुख्य क्रिया की सहायता के लिए क्रियाएं लिखी हैं, इसलिए ये सहायक क्रिया कहलाएगी। अब सहायक क्रिया संबंधी मुख्य बातें। आप सहायक क्रिया के बारे में मुख्य बातें आपको ये परीक्षा में भी ध्यान में रखना है, ताकि आप जो भी इस पे प्रश्न आए आप सरलता से आसानी से लिख सकें। सहायक क्रिया का स्थान वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद अर्थात अंत में होता है। कभी भी याद रखिएगा, सहायक क्रिया जो होगी वो मुख्य क्रिया के बाद में आएगी। और एक बात कि वो वाक्य के अंत में ही आती है हमेशा। कब आएगी? वाक्य के अंत में, आखिरी शब्द, मैक्सिमम टाइम, मतलब अधिकतर टाइम वो आखिरी शब्द जो रहेगा वही मुख्य सहायक क्रिया रहेगी, और वो हमेशा मुख्य क्रिया के बाद में आएगी। अगर सिर्फ एक ही क्रिया प्रयोग में लाई जा रही है और वो आखिरी शब्द, तो उसको हम सहायक क्रिया नहीं कह सकते। सहायक क्रिया कब कहेंगे? जब पहले एक मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया और बाद में कोई और एक क्रिया है, तो वो सहायक क्रिया, वो भी वाक्य के अंत में हो। वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है। सहायक क्रिया का जो प्रयोग है वो किसी भी काल में हो सकता है, भूत, भविष्य या वर्तमान, किसी भी काल में आप सहायक क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जोड़ने पर ही वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता है। कभी कभी यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, सिर्फ मुख्य क्रिया से भी अर्थ प्राप्त होता है, परंतु कभी कभी उसमें सहायक क्रिया जोड़ने के बाद ही उस वाक्य को पूर्ण अर्थ प्राप्त हो सकेगा, मतलब उस वाक्य से पूर्ण अर्थ निकल सकता है। जब तक हम सहायक क्रिया नहीं जोड़ेंगे तब तक उसमें पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य है। जैसे मैंने पहले जो बिंदु हमने देखा था उसी में बताया था कि सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य है। अगर आप किसी क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं और उसके पहले अगर मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आपका उत्तर वो गलत रहेगा। यानी आप मुख्य सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना वहां पे अनिवार्य ही होता है। सहायक क्रिया और मूल क्रिया के बीच केवल नहीं अथवा न शब्द ही आ सकता है, इसके अतिरिक्त कोई और शब्द नहीं आ सकता। अधिकतर देखिएगा, हमेशा क्रिया के बाद में आपको क्या मिलेगी? सहायक क्रिया मिलेगी, बीच में कोई शब्द नहीं मिलेगा। अगर कोई शब्द मिलता है तो वो दो ही शब्द हो सकते हैं, या तो वो नहीं होगा या तो वो न होगा। क्या होगा? नहीं अथवा न, ये दो ही शब्दों का प्रयोग हम उनके बीच में कर सकते हैं। किसके? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में। उदाहरण देखते हैं, उनके हृदय में करुण रस समा न सका। यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, एक समा है, एक सका है। समा का मूल रूप है समाना और सका का मूल रूप है सकना। ठीक है, इन दोनों क्रियाओं के बीच में सिर्फ एक शब्द का हमने प्रयोग किया, वो है न। न या नहीं के अलावा कोई दूसरा शब्द कभी भी दो क्रियाओं के बीच में, मतलब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में कभी नहीं आता। अगर लिखा गया है तो वो गलत वाक्य कहलाएगा। तो उनके हृदय में करुण रस समा न सका। वह समाज सेवक निर्दोष लोगों की सहायता के लिए सीना तान कर खड़ा नहीं हुआ। यहाँ पे खड़ा और हुआ, ये दो क्या हैं? क्रियाएं हैं। इनके बीच में एक शब्द का प्रयोग हुआ है नहीं। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि न और नहीं के अलावा दो क्रियाओं के बीच में, मतलब मुख्य और सहायक क्रिया के बीच में कोई और शब्द का प्रयोग कभी किया नहीं जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कौन से शब्दों का प्रयोग किया? न और नहीं, समा न सका और खड़ा नहीं हुआ। ओके, तो कभी भी ध्यान रखिएगा, दो क्रियाओं के बीच में केवल कौन से दो शब्द आएंगे? न और नहीं। इसके अलावा कोई भी दूसरा शब्द का प्रयोग वहां पे नहीं किया जाएगा। यदि वाक्य का अंत है, था, थी और थे से होता है तो उसे सहायक क्रिया नहीं मानेंगे। याद रखिएगा,
जैसे में हमने पहला जो बिंदु पढ़ा था, सहायक क्रिया के स्थान वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद अर्थात अंत में होता है। परंतु अगर वाक्य का अंत है, हैं, था, थी और थे से हो रहा हो या होता है, तो इन्हें हम सहायक क्रिया नहीं कहेंगे। यानी इसके जो पहले आएगा, मतलब है, हैं, था, थी और थे की जो पहले शब्द आएगा, वह क्या रहेगा, हमारी सहायक क्रिया। यानी जिसे आप सेकंड लास्ट वर्ड भी कह सकते हैं, वो हमारी सहायक क्रिया कहलाएगी। बस वो कुछ कंडीशंस में ऐसा हो सकता है जब ये पदों का प्रयोग अगर अंत में हो रहा है, नहीं तो अधिकतर वाक्य का आखिरी शब्द ही क्या कहलाएगा, सहायक क्रिया कहलाएगी, अगर उसके पहले मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया तो। उदाहरण देखते हैं, तो उसकी सजा उसे लाठियों से दी गई है। यहाँ पे दो क्रिया प्रयोग में लाई गई, दी यानी देना, गई ओके यानी गया ओके, और आखिरी शब्द क्या है, परंतु है जो है वो सहायक क्रिया नहीं है। यहाँ पे सहायक क्रिया क्या है, गई है, यानी वाक्य का अंतिम जो शब्द है वह सहायक क्रिया नहीं है, उसके पहले वाला है, कौन सा, गई। मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। यहाँ पे भी दो क्रियाएं हैं, जा और सकते। है जो है वो सहायक क्रिया नहीं है, उसके पहले आने वाला शब्द सहायक क्रिया यानी सकते यानी सकना, ये क्या है, सहायक क्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पे ध्यान ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार बच्चे ये ध्यान में रखते हैं परीक्षा में कि आखिरी जो शब्द होता है वो सहायक क्रिया, और है, था, थी, थे, इनको सहायक क्रिया के रूप में लिखते हैं, तो आप यहाँ पे अपने अंक गवा बैठेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये पदों का प्रयोग आखिरी में अंत में होता है वाक्य के, तो ये नहीं होते, इसके पहले वाला शब्द ही हमेशा क्या होगा, सहायक क्रिया कहलाएगी। इस प्रभाव का अनुभव मैं कर सकता था। यहाँ पे भी था जो है वो सहायक क्रिया नहीं है, यहाँ पे सकता ये सहायक क्रिया है, और मुख्य क्रिया क्या है, कर। राधा एक ही बात की रट लगाती थी। राधा एक ही बात की रट लगाती थी। यहाँ पे भी थी जो है वो सहायक क्रिया नहीं है, लगाती सहायक क्रिया है, और उसके पहले आने वाला शब्द रट जो है वो मुख्य क्रिया है। अहिंसा के मार्ग से ये प्रश्न हल हो सकते हैं। अहिंसा के मार्ग से ये प्रश्न हल हो सकते हैं, इस वाक्य में थे जो है वह सहायक क्रिया नहीं है। सहायक क्रिया क्या है, सकते, और मुख्य क्रिया क्या है, हो, और आखिरी शब्द थे है, परंतु थे जो है वो सहायक क्रिया नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं। सहायक क्रिया का स्थान वाक्य के अंत में होता है, परंतु कभी कभी है, साथ ही थे का प्रयोग होता है अंत में, तो उन्हें हम सहायक क्रिया नहीं कहते, उसके पहले वाला जो भी शब्द रहेगा उसे ही हम सहायक क्रिया कहेंगे। और दो क्रियाओं के बीच में, मतलब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में केवल न और नहीं का, नहीं शब्द का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया के पहले अनिवार्य है कि मुख्य क्रिया का होना उस वाक्य में आवश्यक है। यहाँ पे जो आपको पूछा जाता है परीक्षाओं में, जैसे मुख्य क्रिया कौन सी है, साथ में उसका मूल रूप लिखिए, या सहायक क्रिया कौन सी या मूल रूप लिखिए, या उसमें से वाक्य बनाइए, इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको मूल रूप का ज्ञान होना भी जरूरी है, साथ में उनका मुख्य क्रिया कौन सी है, सहायक क्रिया, इसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो कुछ उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, ये हमने एक वाक्य लिया। यहाँ पे मुख्य क्रिया है जुट। जुट का जो मूल रूप है वो है जुटना। सहायक क्रिया है गए, इसका मूल रूप है जाना। देखिए आपको पूछा जाता है परीक्षा में मुख्य रूप और उसका मूल रूप, या सहायक क्रिया या उसका मूल रूप, तो आपको ये आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट निकालते जाइएगा ताकि आपको बाद में पढ़ाई के लिए काम आ सके। यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो। देखिए आखिरी शब्द कौन सा आ रहा है, दो, यानी ये सहायक क्रिया होगी। उसके पहले कौन सा शब्द आया, कर, यानी ये मुख्य क्रिया है, मतलब मुख्य क्रिया हो गई कर, जिसका मूल रूप है करना। सहायक क्रिया है दो, जिसका मूल रूप है देना। आंखों में आंसू उतर आए। आंखों में आंसू उतर आए, तो यहाँ पे आए जो शब्द है वो अंत में आ रहा है, और उसके पहले आ रहा है उत्तर,
यानी मुख्य क्रिया हो गई उतर, मूल रूप हो गया उसका उतरना। सहायक क्रिया आए, उसका मूल रूप हो गया आना। नागर जी आप लिखते रहिए, यहाँ पे रहिए शब्द अंत में आ रहा है, उसके पहले शब्द आया है लिखते, तो मुख्य क्रिया हो गई लिखते और उसका मूल रूप है लिखना। सोनाबाई की लड़की कथकली नृत्य करने लगी, यहाँ पे मुख्य क्रिया है करने और जिसका मूल रूप है करना, और वाक्य के अंत में जो शब्द आया था वो है लगी, इसलिए ये सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया लगी हुई और मूल रूप हुआ उसका लगना। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो काले मोटे अक्षरों में शब्द दिए गए हैं वो है सहायक क्रिया, उसके पहले वाला जो शब्द है वो है मुख्य क्रिया और उसके सामने हमने लिखे हैं उसके मूल रूप। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, इसमें पड़ी शब्द अंत में आया है और उसके पहले आया है दौड़, तो मुख्य क्रिया हो गई दौड़ और उसका मूल रूप है दौड़ना। सहायक क्रिया है पढ़ी क्योंकि वो अंतिम शब्द है वाक्य का और उसका मूल रूप है पढ़ना। करामत अली सुनकर खामोश रह गया, यहाँ पे मैंने किसी भी अक्षर को काले मोटे अक्षरों में नहीं लिखा है, फिर भी हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जो आखिरी शब्द क्या है गया, उसके पहले आया रहा, तो मुख्य क्रिया है रहा और उसका मूल रूप है रहना, वहां पे रह हो गया, रहा है वो, मुख्य क्रिया रहा, मूल रूप रहना, और वाक्य का अंतिम शब्द है गया, तो सहायक क्रिया गया और उसका मूल रूप है जाना। रूपा घटनास्थल पर आ पहुंची, अंतिम शब्द क्या है पहुंची और उसके पहले आया आ, तो मुख्य क्रिया हो गई आ, उसका मूल रूप है आना, सहायक क्रिया हो गई पहुंची और उसका मूल रूप हो गया पहुंचना। परीक्षा में सहायक क्रिया के संबंधी प्रश्न दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। आपको परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो प्रकार से पूछे जाते हैं, उसके एक एक उदाहरण हम यहाँ पे देख लेंगे। पहला आपको ये पूछा जा सकता है दिए गए वाक्य में सहायक क्रिया पहचानना और उसका मूल रूप लिखना। मतलब आपको क्या करना है, वाक्य में से सहायक क्रिया पहचाननी है और साथ ही साथ उसका मूल रूप लिखना आवश्यक है। वे अंजुना बीच पहाड़ी पर चढ़े होंगे, यह आपको वाक्य दिया गया है, क्या दिया है, वे अंजुना बीच पहाड़ी पर चढ़े होंगे। तो आपको किस प्रकार उसका उत्तर लिखना है, उत्तर होंगे, आखिरी शब्द क्या आ रहा है होंगे, तो वो होगी आपकी सहायक क्रिया, तो होंगे और आगे लिखना है सहायक क्रिया और उसका मूल जो रूप है, मूल क्रिया क्या रहेगी होना, यानी मूल क्रिया। इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। तो क्या था पहला प्रश्न, सहायक क्रिया पहचाननी है और उसका मूल रूप लिखना है। दूसरा जो प्रश्न आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में वो है दी गई मूल क्रिया का वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करना। दी गई मूल क्रिया का वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करना। आपको एक मूल क्रिया दी जाएगी, उसका आपको क्या करना है, सहायक क्रिया के रूप में आपको प्रयोग करना है। जब आप सहायक क्रिया के रूप में उसका प्रयोग करेंगे तो मूल क्रिया जैसे कि वैसे लेना आवश्यक नहीं है, उसका रूप परिवर्तन वहां पे हो सकता है। कई बार बच्चे जैसे यहाँ पे एक मूल क्रिया है लगना, तो आपको लगना वैसे का वैसा आवश्यक नहीं है कि वाक्य में आए, आप किसी भी काल में उसका रूप लिख सकते हैं। जैसे चांदनी में समुद्र और भी सुंदर दिखने लगा, चांदनी में समुद्र और भी सुंदर दिखने लगा। बस एक ही बात का आपको यहाँ पे ध्यान देना है, दो बातें, एक है कि सहायक क्रिया के रूप में अगर हमें उस रूप में उसको लिखना है तो वो मुख्य क्रिया के बाद में आनी चाहिए, मतलब वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग होना चाहिए और पहली क्रिया कोई और रहे और जो दी गई क्रिया है, मतलब हमें दी कौन सी क्रिया है, लगना, ये क्रिया दी गई है, तो ये वाक्य के अंत में मतलब मुख्य क्रिया के बाद में आए। और दूसरा, उसका मूल रूप जैसे का वैसा होना आवश्यक नहीं है, आप उसको किसी भी काल में परिवर्तित करके लिख सकते हैं। देखिए जैसे चांदनी में समुद्र और भी सुंदर दिखने लगना, ऐसा लिखते तो वाक्य बराबर नहीं होता, सही वाक्य नहीं कहलाता।
तो हमने लगना का रूप परिवर्तन कर दिया और हमने लिखा लगा, लेकिन वो सही माना जाएगा। तो हमारा वाक्य बन गया, चांदनी में समुद्र और भी सुंदर दिखने लगा। इस प्रकार के 2 प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, एक सहायक क्रिया पहचानना और उसका मूल रूप लिखना, या सहायक एक मूल क्रिया आपको दी जाएगी, उस पे से आपको क्या किया जाएगा, वहां पे वाक्य में उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो वाक्य में प्रयोग करते समय उसका मूल रूप जैसे का वैसा लिखना आवश्यक नहीं है, और दूसरी बात, उसके पहले एक क्रिया आनी आवश्यक है। हमारा पहला बिंदु जो था सहायक क्रिया यहाँ पे खत्म हुआ, और हम अगले बिंदु की ओर जाते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, जो है प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम जानेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया हम किसे कहते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कर्ता, हर वाक्य में आपको एक कर्ता अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वो किसी और से अगर कार्य करवा रहा है, ठीक है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया वो कहलाती है। जिन क्रियाओं का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाए, उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। इनमें 2 कर्ता हैं। जैसे प्राचार्य ने माली से संदेश भिजवाया। अब यहाँ पे 2 कर्ता है, एक प्राचार्य है, एक माली है। उन्होंने क्या किया, उनसे एक संदेश भिजवाया। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। यहाँ पे माँ और बच्चा दोनों भी कर्ता है। वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा। अभी हमने यहाँ पे 3 उदाहरण देखे। उपरोक्त उदाहरणों में भिजवाया, सिखाती है, खुलवा देगा प्रेरणार्थक क्रियाएं। यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी है? भिजवाया, सिखाती है, खुलवा देगा। इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये जो 3 वाक्य अभी हमने देखे हैं, इसमें देखिए, प्राचार्य ने माली से संदेश भिजवाया। प्राचार्य जो है वो करता है, परंतु वो स्वयं कार्य न करते हुए माली से कार्य करवा रहे हैं, यानी माली को प्रेरणा दे रहे हैं कार्य करने के लिए। इसलिए यहाँ पे भिजवाया जो शब्द रहेगा वो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी, और कर्ता जो है वो क्या है? प्राचार्य। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है, मतलब माँ बच्चों को प्रेरणा दे रही है, इसलिए सिखाती है क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा। वो स्वयं स्कूल खोल रहा है? नहीं, वो क्या कर रहा है? वह चौकीदार से खुलवा रहा है, मतलब कर्ता किसी और से कार्य करवा रहा है, इसीलिए वो क्या रहेगा? वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। कौन सी? खुलवा देगा। मतलब यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया है कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी रहेगी? जब कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए किसी और को प्रेरणा देता है या किसी और से वो कार्य करवाता है। यहाँ पे वही 3 उदाहरण है। प्राचार्य ने माली से संदेश भिजवाया, माँ बच्चे को बोलना सिखाती है, वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा। सभी वाक्यों में 2-2 कर्ता है, जिसमें भिजवाया प्राचार्य, जिससे भेजा माली। जो प्रथम वाक्य था, देखिए, प्राचार्य ने भिजवाया और जिसके द्वारा भेजा गया वो था माली, और ये दोनों भी करता है। जो सिखाती है माँ दूसरे वाक्य में, और जो सीखता है बच्चा। जो सिखाता हो गया है वो सीखता चाहिए। जो सिखाती है माँ और जो सीखता है बच्चा, ये दोनों भी आपके यहाँ पे करता है। और तीसरे वाक्य में जो खुलवा देगा वह, और जो खोलेगा वह चौकीदार। ठीक है, ये दोनों भी यहाँ पे करता है। मतलब ये तीनों वाक्य में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2-2 कर्ता हम देख रहे हैं। इसमें पहला कर्ता प्रेरक और दूसरा प्रेरित है। प्रेरक मतलब जो प्रेरणा देता है, प्रेरित मतलब जिसको प्रेरणा मिलती है। तो पहला जो कर्ता है वो है प्रेरक, जो प्रेरणा दे रहा है दूसरे को, और दूसरा जो है वो है प्रेरित, क्योंकि उसको पहला वाला प्रेरणा दे रहा है, दूसरा प्रेरित हो रहा है, उससे इंस्पायर हो रहा है, प्रेरित हो रहा है।
प्रेरक कर्ता, जो कर्ता कार्य करवाता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं। जो कार्य करवाता है, ध्यान दीजिएगा, प्राचार्य, माँ और वह ये कार्य करवा रहे हैं तो ये प्रेरक हो गए। और प्रेरित कर्ता कौन सा रहेगा? जिसे कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है अथवा जिससे द्वारा कार्य संपन्न कराया जाता है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। या जिसको प्रेरणा दी जाती है या जिसके द्वारा कार्य करवाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित कहते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरणों में हम देख सकते हैं, माली, बच्चा और चौकीदार, ये तीनों क्या हो गए? प्रेरित हो गए, क्योंकि इनको प्रेरणा मिल रही है, इनके द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, ये प्रेरित हो गए। और जो करा रहे हैं प्राचार्य, माँ और वह, ये तीनों क्या है? प्रेरक कर्ता है। जिस प्रकार कर्ता के दो भेद होते हैं उसी प्रकार क्रियाओं के दो रूप या दो कोटियां बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है, जैसे कर्ता के दो भेद होते हैं उसी प्रकार क्रियाओं के भी दो रूप होते हैं। कौन कौन से? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब पहले हम परिभाषा देखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक की। जब प्रथम प्रेरणार्थक जब प्रथम कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित रहकर प्रेरणा देता है तब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए, हमने जो पहले वाक्य देखे थे उसमें कर्ता, जो प्रथम कर्ता था, वो स्वयं कार्य में सम्मिलित नहीं हो रहा था। अगर प्रथम कर्ता जो होता है, जैसे प्राचार्य हैं, ठीक है, वो भी अगर उस कार्य में सम्मिलित हुए होते तो हम क्या कहते थे? कि वो प्रथम प्रेरणार्थक है। यानी जब प्रथम कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित होता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे हम देख सकते हैं, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, माँ बच्चे को बोलना सिखाती है, मैं सबको कविता सुनाता हूँ, मैं बच्चों को रुलाता हूँ। यहाँ पे हमने 4 वाक्य देखे। चारों वाक्यों में आप ध्यान दीजिए, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, मतलब अध्यापक प्रथम करता है और वो उस कार्य में स्वयं सम्मिलित है। पढ़ाना का कार्य वो स्वयं कर रहे हैं और बच्चे पढ़ने का कर रहे हैं, यानी दोनों भी कर्ता कार्य में सम्मिलित हैं, परंतु प्रथम कर्ता सम्मिलित है, इसलिए जो पढ़ाया गया है वो क्या रहेगा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है, कौन सिखा रहा है? माँ सिखा रही है, तो माँ जो है वह प्रथम प्रेरणार्थक कहलाएगा। सॉरी, सिखाती हैं वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि माँ जो है वो प्रथम करता है और वो कार्य में स्वयं सम्मिलित है। मैं सबको कविता सुनाता हूँ, कि मैं सबको कविता सुनाता हूँ तो सब भी उसमें सम्मिलित है, परंतु मैं प्रथम करता हूँ और मैं भी उस कार्य में सम्मिलित हूँ, क्योंकि मैं वो कार्य स्वयं कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रथम करता हूँ, कार्य में सम्मिलित हूँ, इसलिए सुनाता हूँ जो है वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। मैं बच्चों को रुलाता हूँ, बच्चों को रुलाने की जो क्रिया हो रही है उसमें मैं स्वयं उस कार्य में सम्मिलित हूँ और मैं प्रथम करता हूँ, मैं सम्मिलित हूँ, इसलिए रुलाता हूँ क्या होगा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। तो सरल शब्दों में आपको मैं बता दूं कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर प्रथम कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित है या स्वयं कार्य कर रहा है तो उसमें जो अंत में क्रिया होगी वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जहां प्रथम कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न रहकर प्रेरणा देता है वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे प्राचार्य जो थे वो स्वयं कार्य में सम्मिलित नहीं हो रहे थे, वो माली से काम करवा रहे थे, ठीक है, वो कार्य में सम्मिलित नहीं थे, वो सिर्फ कार्य करवा रहे थे या कभी कभी प्रेरणा देगा। प्रथम कर्ता जो है वो प्रेरणा देगा या कार्य में सम्मिलित नहीं होगा, वो करवाएगा सिर्फ, तो उसे प्रथम कर्ता कहते हैं, जो कार्य में सम्मिलित नहीं हो रहा लेकिन वो किसी और को प्रेरणा दे रहा है। इस प्रकार की जो क्रियाएं रहेंगी वो द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाएगी। उदाहरण देखते हैं, वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा, वह जो है वो प्रथम करता है और वो क्या कर रहा है? यहाँ पे चौकीदार से स्कूल खुलवा रहा है, यानी वह स्वयं कार्य में सम्मिलित नहीं हुआ, उसने सिर्फ प्रेरणा दी है और कार्य करवा रहा है, तो खुलवा देगा, ये जो क्रिया है वो द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाएगी। सर्कस वाले जोकरों से लोगों को हंसवाते हैं, सर्कस वाले क्या करते हैं? प्रथम करता, जोकर द्वितीय करता, ठीक है, दूसरा है, इसलिए
पहला प्रथम कर्ता वहां पे स्वयं कार्य में सम्मिलित नहीं हो रहा है, और हंसवाने का जो कार्य है वो किसी और से करवा रहा है, इसलिए यहाँ पे हंसवाते हैं क्या होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। राम अध्यापक से श्याम को पिटवाता है। राम जो है प्रथम करता है, लेकिन वो किसी और से वो काम करवा रहा है, अध्यापक से वो कार्य करवा रहा है, इसलिए पिटवाने का जो क्रिया है वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। उसने शपथ पत्र नोटरी से लिखवाया, उसने शपथ पत्र स्वयं लिखा नहीं लिखा, उसने नोटरी से वो लिखवाया है, तो लिखवाने की जो क्रिया है वो द्वितीय प्रेरणार्थक रहेगी, क्योंकि प्रथम कर्ता यहाँ पे कार्य स्वयं नहीं कर रहा। तो याद रखिएगा, जब प्रथम कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित नहीं हुआ है, किसी और को प्रेरणा दे रहा है या किसी और से वो कार्य करवा रहा है, तो उस वाक्य में आने वाली जो क्रिया है वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। और अगर प्रथम कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है, ठीक है, और वह स्वयं कार्य कर रहा है, तो उस वाक्य में आने वाली जो भी क्रियाएं होंगी वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। बड़ा सरल है, आप आसानी से इसमें आने वाले प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। आप यहाँ पे मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप मैंने दिए हैं यहाँ पे। तो आप ये परीक्षा के लिए इसके स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखें, ताकि परीक्षा के कुछ देर पहले आप इसे पढ़ लीजिए, आप आसानी से परीक्षा में उत्तर लिख सकेंगे। जैसे रोना मूल क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप उसका रुलाना होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप रुलवाना होता है। उड़ना का होता है उड़ाना, उड़वाना। चमकना का होता है चमकाना, चमकवाना। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखेंगे। समझना का होता है समझाना, समझवाना। गिरना का होगा गिराना, प्रथम प्रेरणार्थक, और द्वितीय प्रेरणार्थक होगा गिरवाना। खाना का होगा खिलाना, खिलवाना। लगना का होगा लगाना, लगवाना। झुकना का होगा झुकाना, झुकवाना। हंसना का होगा हंसाना, हंसवाना। ठीक है, पहले हम मूल क्रिया देख रहे हैं, जो बाद में लिखा गया है वो है प्रथम प्रेरणार्थक रूप, और जो उसके बाद में लिखा है वो है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। चलना का है चलाना, चलवाना। सहना का है सहाना, सहवाना। गिरना का आएगा गिराना, गिरवाना। खोलना का आएगा खोलाना, खोलवाना। डूबना का यहाँ पे आएगा डुबाना, डुबवाना। देना के लिए आएगा दिलाना, दिलवाना। सोना का आएगा सुलाना, सुलवाना। देखना, दिखाना और दिखवाना। दौड़ना मूल क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक दौड़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक उसका आएगा दौड़वाना। लिखना, लिखाना और लिखवाना। मिलना, मिलाना और मिलवाना। ये कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं थी, सॉरी मूल क्रिया थी, जिसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप परीक्षा में पूछा जाता है। आपको मूल क्रिया दी जाएगी, उसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो आपको ये पता होना आवश्यक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न है आपको होमवर्क के लिए है, 2-4 हम करेंगे यहाँ पे, बाकी आप स्वयं कीजिएगा। आपके जो अध्यापक हैं विद्यालय के, उन्हें आपके उत्तर जो है वो दिखाइएगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, कुल 20 एक वाक्य हैं, जहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सहायक क्रिया पहचानी है। प्रथम वाक्य, मैं स्कूल से लौट कर वह सब कर डाला। मैंने स्कूल से लौट कर वो सब कर डाला। तो यहाँ पे सहायक क्रिया पहचाननी है, तो कर जो है वो मुख्य क्रिया हो जाएगी, क्योंकि वाक्य में वो पहले प्रयोग में लाई गई है, और डाला यह आखिरी शब्द है, तो ये क्या रहेगा, सहायक क्रिया कहलाएगी। गाय ने दूध देना बंद कर दिया। गाय ने दूध देना बंद कर दिया। कर जो है यानी इसकी मूल क्रिया है करना, और मुख्य क्रिया क्या है कर है, और आखिरी जो शब्द यहाँ पे प्रयोग में लाया गया है वो है दिया। दिया क्या कहलाएगी, यहाँ पे सहायक क्रिया कहलाएगी। का की घटनास्थल पर आ पहुंची। पहुंची जो है वो अंतिम शब्द यहाँ पे
प्रयोग में लाया गया है, आखिरी क्रिया है वो, आखिरी शब्द है और क्रिया है, तो वो सहायक क्रिया कहलाएगी। फिसलने का डर हमेशा लगा रहा। लगना और रहा ये दोनों भी क्या है, क्रिया है, परंतु लगा पहले प्रयोग में लाया गया है तो मुख्य क्रिया कहलाएगी, और रहा बाद में प्रयोग में लाया गया, इसलिए रहा जो रहेगा वो सहायक क्रिया कहलाएगी। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता। मिल यानी मिलना, मूल रूप उसका मिलना होगा, वो मुख्य क्रिया कहलाएगी। और जाता जो आखिरी शब्द प्रयोग में लाया गया, वाक्य का आखिरी शब्द है, इसलिए वो क्या रहेगा, सहायक क्रिया कहलाएगी। कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। मिल और गया ये दोनों भी क्या है, मूल क्रिया, सॉरी क्रियाएं हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जाता जो है वो, सॉरी गया जो है वो शब्द आखिरी में प्रयोग में लाया गया है वाक्य के, इसलिए वो क्या है, सहायक क्रिया कहलाएगी। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। ले यानी लेना मूल रूप, ले भी क्या है, क्रिया है, और आया भी क्या है, सहायक क्रिया है, क्योंकि वो आखिरी शब्द है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे निकाल के रखेंगे, ठीक है, और इनके भी आप स्क्रीनशॉट निकालिए, इसके उत्तर आप लिखिए, आपके जो भी विद्यालय के अध्यापक रहेंगे उन्हें दिखाइएगा, और उनसे आपके जवाब सही हैं नहीं है तो वो जांच करवा लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। हेलो हेलो मैम, हेलो 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 मैम, लेक्चर इज ओवर। हेलो Yes, sir. Wind up the lecture. यस यस मैम, लेक्चर इज ओवर मैम।